जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। आज की इस वीडियो में हम 3-4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक कि आखिर अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में पार्टिसिपेट करने से मना क्यों कर दिया है। दूसरा टॉपिक कि भारत किस प्रकार से इस युद्ध को जो है इन युद्धों के बीच मध्यस्थता करेगा व भारत कितना अहम है इन युद्धों के लिए। तीसरा टॉपिक, इस युद्ध का इंडिया की जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या भारत की इकोनॉमिक क्रैश होगी, क्या भारत के शेयर मार्केट पर भी इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या इंडिया में बहुत महंगाई आने वाली है। चौथा टॉपिक कि क्या ये जो युद्ध हो रहा है ये विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। और पांचवा टॉपिक कि इस युद्ध का अंत कब होगा और कैसे होगा। आज का ये वीडियो इन्हीं 5 टॉपिक जो कि बहुत ही मस्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन्हीं के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। एक एक करके मैं चलूंगा, 5 टॉपिक के बारे में बात करूंगा। पहला टॉपिक मैंने कहा था कि आखिर जो बाइडेन जी ने इस युद्ध में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। इसका जो पहला रीजन जो बाइडेन जी खुद कह रहे हैं कि चूंकि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर नहीं है, बात समझते चलिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, इसलिए मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि मैं जो है यूक्रेन के लिए युद्ध करूं। बात समझ पाए। चूंकि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर नहीं है, इसलिए मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि मैं यूक्रेन की मदद करूं। दूसरी चीज कि यूक्रेन जो है अब अपना युद्ध लड़ रहा है, लड़ने दीजिए। और सिंपल बात यहां पे यह है कि अभी तक क्या था, जैसे आप मोटू पतलू अगर कार्टून देखते होंगे तो उसमें एक बार सभी को बुलाया गया, सभी पूरा भीड़ बटुरी वहां पे मतलब इकट्ठा हुई। उसमें के बाद में सबसे कहा गया कि कौन यहाँ पे जो है डाकू को पकड़ने के लिए आगे, जो आना चाहता है वो आगे आ जाए। बाकी सारे लोग पीछे चले गए, सिर्फ मोटू पतलू वहां पर अपनी जगह खड़े रह गए। तो ऑब्वियसली बात है वो आगे पहुंच गए, तो उन्हीं दोनों को वहां पे ले लिया गया, मतलब फंसा दिए गए। उसी प्रकार से अभी तक जितने भी कंट्रीज थे यूक्रेन से सब कह रहे थे हम जो है आपके साथ हैं, अगर रसिया आक्रमण करेगा तो हम आपके साथ हैं, ऐसा मतलब सब लोग कह रहे थे। फाइनली दुनिया भी आशा सिर्फ एक ही देश से कर रही थी, वो था यूएसए, अमेरिका। अमेरिका ने यानी कि जो बाइडेन जी ने अपने भाषण में अपने राष्ट्र के नाम उनका जो संबोधन था उसमें कहा उन्होंने कि हम इस युद्ध में, हमारी सेना इस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। हम सिर्फ यूक्रेन को अगर हेल्प कर सकते हैं तो वो इकोनॉमिकली कर सकते हैं, वेपन्स दे सकते हैं। इकोनॉमिकली मदद करने में उसका क्या फायदा, ध्यान से सुनिएगा। अगर वो इकोनॉमिकली मदद कर रहा है तो कर्ज दे रहा है, मतलब उस पर इंटरेस्ट लेगा। अगर कोई वेपन्स बेच रहा है तो मतलब वो व्यापार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है उससे। हम अपनी सेना को यूक्रेन में नहीं भेजेंगे। और अगली चीज उसने कहा, अमेरिका ने, अगर वो युद्ध करता तब उसका कोई अधिकार नहीं बनता था कि वो रसिया पे सैंक्शन लगाए, मतलब रसिया के व्यापार को बाधित करे। लेकिन युद्ध ना करके वो रूस के व्यापार पर सैंक्शन लगाएगा, बाधित करेगा। और बाधित करने से इसका भी अल्टीमेटली फायदा अमेरिका को ही होगा। अगर ध्यान से ये सारे रीजन आप फैक्ट समझते चलेगा कि अमेरिका ने क्यों युद्ध नहीं किया, तो उसका भी फायदा अमेरिका को ही होगा। उसके बाद में अगर अमेरिका युद्ध करता तो अमेरिका की सेना क्षतिग्रस्त होती, अमेरिका की इकोनॉमिक क्रैश होती, अमेरिका को भी तमाम पैसे इसमें लगाने पड़ते। क्या समझते हैं आप कि युद्ध हो रहा है तो इसमें क्या किसी का पैसा, लाखों करोड़ों रुपए पर डे का खर्चा आ रहा होगा इस युद्ध का, तो अमेरिका को भी खर्च करना पड़ता। आप सभी समझ रहे हैं कि जिस समय युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उससे पहले जापान और फ्रांस और जर्मनी, ये 3 कंट्री पावर हुआ करते थे, वर्ल्ड पावर। इन पर जैसे आज के समय में अमेरिका, चाइना, भारत, रसिया, इजराइल, ऐसे ये सारे जो कंट्रीज हैं, उस समय ये हुआ करते थे। कौन कौन, जापान, जर्मनी और एक और फ्रांस। लेकिन आज इनकी स्थिति देखिए। हाँ फिलहाल ठीक है, लेकिन आप सभी समझ रहे हैं कि जो सबसे आगे हुआ करते थे वो आज इतने डाउन क्यों है, क्योंकि इन्होंने युद्ध किया। युद्ध करना कहीं से भी किसी भी प्रकार से समझदारी नहीं होती है। अमेरिका ने आज के समय में कोई किसी पर कब्जा नहीं करना चाहता, जानते हैं युद्ध कोई किसी से क्यों नहीं करना चाहता है। जैसे उस समय जब युद्ध हुआ तो जापान ने अमेरिका से एक बॉन्ड भरवाया कि आप मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लीजिए। अमेरिका ने कहा ठीक है हम आपकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जापान ने
अपने रक्षा बजट पर पैसा खर्च करना बंद कर दिया। पैसा ही जापान अपने रक्षा बजट पर नहीं खर्च करता है और जापान विकसित होता गया, विकसित होता गया, विकसित होता गया। आज लगभग वो अमेरिका के पैरेलल ही खड़ा है डेवलपमेंट में। तो इस प्रकार से अमेरिका अगर युद्ध करता तो उसे हर हाल में नुकसान होता, लेकिन युद्ध ना करके उसने हमेशा अपने फायदे की सोची, क्योंकि अपना व्यापार अपना व्यापार मजबूत करेगा, कर्ज देगा, इंटरेस्ट पाएगा, रसिया पे सैंक्शन करेगा, उसका और व्यापार बढ़ेगा। युद्ध करता तो तमाम जो है दिक्कतें आती हैं और भी, बात समझ पाए। और अगर युद्ध होता तो ये विश्व युद्ध जरूर हो जाता। अगर इसमें वो कूदता अमेरिका तो ये विश्व युद्ध का रूप हर हाल में धारण कर लेता, बात समझ पाए। तो पहला यही जो क्वेश्चन था कि आखिर अमेरिका ने युद्ध क्यों नहीं किया, ये रीजंस थे। दूसरा क्वेश्चन कि क्या मोदी जी इन युद्धों की मध्यस्थता कर सकते हैं? बिल्कुल सर, मोदी जी ने किया भी। जब सब जगह सभी लोगों ने यूक्रेन का साथ छोड़ा, यूक्रेन ने फाइनली कहा कि अब मेरे साथ जितने भी लोग थे वो नहीं है, मेरे साथ जितने भी लोग थे अब वो नहीं है, सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया है। तो उन्होंने फाइनली विश्व में नंबर 1 फेवरेट, यानी कि दुनिया के सबसे जो चहेते नेता हैं, दुनिया में सबसे ग्लोबल लीडर की जो इमेज बना रखे हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी से ज्यादा पॉपुलर लगभग सभी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की एक इमेज जो है ग्लोबल, सबसे ज्यादा फॉलोअर्स इनके हैं नरेंद्र मोदी जी के। और भी देश की जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन फॉलोअर्स सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी के हैं। इस प्रकार से सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता यूक्रेन ने सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता मोदी जी से मदद मांगी कि आप हमारे इस युद्ध, हमारे बीच हो रहे इस युद्ध की मध्यस्थता कीजिए। मोदी जी ने डायरेक्ट पुतिन जी से बात भी की और कहा कि युद्ध मतलब आप जो है युद्ध को खत्म कीजिए, इसका कोई डिप्लोमेटिक हल ढूंढिए। डायरेक्ट फोन पर बात की कि इसका कोई डिप्लोमेटिक आप हल ढूंढिए। युद्ध किसी भी प्रकार का, मतलब युद्ध किसी भी एंगल से ठीक चीज नहीं होती, अच्छी चीज नहीं होती। मोदी जी ने इस बात को कहा भी। तो इस प्रकार से, और देखिए मोदी जी ने बहुत सोच समझकर ये बातें कही। शुरू से ही मोदी जी को पता था, मोदी जी को क्या, इंडिया को पता था कि अमेरिका सिर्फ गदर भड़की दे रहा है, ये युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसलिए हमेशा मोदी जी ने या इंडिया ने यही कहा कि आप सभी डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन होइए। मैं किसी भी पक्ष के अभी समर्थक में नहीं हूं, ना ही इंडिया ने अमेरिका का साथ दिया, ना ही रूस का साथ दिया। रूस का साथ अगर नहीं देता तो इंडिया अपनी एक बहुत ही अच्छी दोस्ती खो बैठता। तो ये हुई दोनों की मध्यस्थता। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से ये जो युद्ध हो रहा है इंडिया की इकोनॉमी पर इफेक्ट डालेगा। तो ये 3 प्रकार से इफेक्ट डालेगा। एक इनिशियल, दूसरा मिड टर्म एंड तीसरा लॉन्ग टर्म। मतलब तुरंत तत्कालीन क्या प्रभाव डालेगा, कुछ नॉर्मल और मतलब 5-7 दिनों में क्या प्रभाव डालेगा, और एक लॉन्ग टर्म में मतलब 1-2 साल में क्या प्रभाव डालेगा। 3 बेसिक पर हम समझते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी पर किस प्रकार ये युद्ध प्रभाव डालेगा। पहला ये प्रभाव किस प्रकार से डालेगा कि जो 25,000 सैनिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं, अगर इंडिया, मतलब ये जो फंसे हुए हैं, अगर इंडिया कोई तनिक भी गलती करता है तो या तो रसिया या यूक्रेन उन नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। अगर इंडिया यूक्रेन का साथ देगा तो रसिया उन आदमियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। ये तुरंत प्रभाव की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर इंडिया रसिया का साथ देगा तो तुरंत यूक्रेन उन आदमियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। बात समझ पा रहे हैं? ये तुरंत प्रभाव होगा। मिड टर्म में प्रभाव क्या होगा कि इंडिया का जो क्रूड ऑयल प्राइस है, मतलब जो बैरल प्रति बैरल डॉलर में 86 डॉलर प्रति बैरल था, वो इस समय $105 प्रति बैरल है। इंडिया का शेयर मार्केट पूर्णतः क्रैश हो चुका है। 17 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी उनकी, एलन मस्क जी की, जो कि अब 16 लाख करोड़ रुपए की उनकी टोटल जो है प्रॉपर्टी बची हुई है। 1 लाख करोड़ रुपए उनको नुकसान हुआ। शेयर मार्केट में लगातार 5-6 दिन से गिरावट आती जा रही है। शेयर मार्केट पूर्ण रूप से क्रैश हो चुका है इंडिया का। तेल की कीमत बढ़ने के साथ साथ सोने की कीमत में 3% की वृद्धि हुई है इंडिया की इकोनॉमी में। और हम सभी जानते हैं कि अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो फाइनली 100% महंगाई बढ़ती ही बढ़ती है। इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लगभग चीजें सप्लाई से ही रिलेटेड होती हैं। सप्लाई महंगी होगी, और सप्लाई अगर महंगी होगी तो इकोनॉमी भी महंगी होती चली जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से मिड टर्म में ये इफेक्ट डालेगा। लॉन्ग टर्म में इफेक्ट क्या डालेगा कि रसिया हमारा एक अच्छा मित्र था। रसिया से हमारा जो व्यापार था वो लगभग 23% हमारा ट्रेड रसिया से होता था। वहीं अगर बात किया जाए तो 60 से 65% जो वेपन्स वगैरह थे, ब्रह्मोस वगैरह थे, वो हमें रसिया ने ही दिया। रसिया ने
तो अगर हम किसी भी प्रकार से मतलब ये जो है रसिया की अगर दोस्ती खो बैठते हैं तो रसिया हमें ये वेपन्स नहीं देगा। बात समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से लॉन्ग टर्म में हमारा इफेक्ट जो है लॉन्ग टर्म में पड़ेगा कि हमारे रसिया के साथ जो ट्रेड होते हैं वो इफेक्टिव होंगे और हमारा जो वेपन सिस्टम है वो इफेक्टिव होगा। याद है कि जिस समय दुनिया के देश भारत पर आक्रमण कर रहे थे उसी समय रसिया ने अपने जंगी जहाज भारत के सपोर्ट में भेजा था। तो हमें वो दिन भी नहीं भूलना है कि रसिया ने हमारी किस प्रकार से मदद की थी। तो हमें भी रसिया की मदद करनी चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से इंडिया की इकोनॉमी पर, अब ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैंने कहा था ना कि चौथा क्वेश्चन यही है ना कि ये युद्ध वर्ल्डली मतलब ग्लोबल किस प्रकार से इकोनॉमी पर इफेक्ट डाल रहा है। तो जर्मनी ने जो रसिया यूक्रेन से गैस पाइपलाइन आ रही थी नॉर्ड स्ट्रीम 2 उसे फाइनली बैन कर दिया है कि हम नहीं लेंगे। इससे जर्मनी की भी मतलब जर्मनी की इकोनॉमी भी क्रैश होगी, मतलब वहां भी गैस की जो किल्लत होगी। बिल्कुल सैंक्शंस एक देश को नुकसान नहीं करता। जैसे अभी इंडिया चाहे कि हम चाइना के सभी प्रोडक्ट को बैन कर देते हैं तो इससे सिर्फ चाइना नहीं इंडिया भी इफेक्टिव होगा। इंडिया के भी जीडीपी जो है, इंडिया में भी सामान जो है बहुत महंगे हो जाएंगे। तो सिर्फ एक देश को नुकसान नहीं होता, दोनों को होता है। तो इस प्रकार से जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो गैस पाइपलाइन थी वो बैन हुई और ग्लोबली शेयर मार्केट क्रैश हुआ, क्रिप्टो करेंसी बढ़ी। कारण क्योंकि एक पैरेलली मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी में लोग ट्रेडिंग ज्यादा करते जा रहे हैं। रूस और चाइना ने ही मिलकर एक नया सिस्टम पैरेलली ट्रेड करने का एक नया मार्केट डेवलप करवाया है। अलग से मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से क्रिप्टो जो है इसी वर्ल्ड वार के लिए बनाई गई थी। मैं बनाऊंगा अलग से वीडियो। एलन मस्क, हमारे यहाँ मुकेश अंबानी जी और ये मार्क जुकरबर्ग, सबकी प्राइस, सबकी प्रॉपर्टी इस समय कंटिन्यू गिरती जा रही है। जितनी भी कंपनी हैं शेयर मार्केट में गिरावट के साथ उनमें भी गिरावट आती जा रही है। तो ये ग्लोबल इफेक्ट कुछ पड़ रहा है इकोनॉमी पर। और सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, रसिया के साथ सैंक्शन लगेगा, बहुत से देशों के साथ व्यापार इफेक्टिव होगा। सभी को मजबूरी में अमेरिका से, चाइना से ऐसे व्यापार करना पड़ेगा। वो बहुत से इफेक्ट वहां पे होंगे। और मेरा पांचवा क्वेश्चन क्या था कि वर्ल्डली क्या होगा? हाँ, इस युद्ध का अंत कब होगा? तो इस युद्ध का अंत तभी होगा अब जब रसिया पूर्ण रूप से यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। पांचवा ही तो मेरा सवाल था कि जब रसिया पूर्ण रूप से यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा तभी इस युद्ध का अब अंत हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। और इस युद्ध के खत्म होने के साथ साथ ही पैरेलली एक युद्ध और हम लोगों को देखने को मिलेगा, वो चाइना और ताइवान। मतलब चाइना तुरंत ताइवान पर अपने जंगी जहाज भेजेगा और ताइवान पर हमला करेगा और उसे ही कब्जा करने का प्रयास करेगा, फिर कुछ भी हो। और इस समय चाइना और रूस बहुत बड़े मित्र हैं भारत के साथ। चाइना और रूस अब एक आपस में बहुत बड़े मित्र हैं क्योंकि चाइना भी अमेरिका से कंपीट करता है, मतलब कंपटीशन करता है, रूस भी अमेरिका से कंपटीशन करता है। इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये दोनों बहुत बड़े दोस्त हैं। तो ये पांचों जो क्वेश्चन थे, मैंने आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आए होंगे और इन सभी का आंसर आप सभी को मिला होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।